Hello dear students, once again welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we understand about the economics, and in this video the Indian economic development, and it is our first chapter, that's name is Indian economy on the eves of independence, and it's our second part of second video of this book. Our today's topic is पहले तो ये देख लेते हैं कि हम किन किन चीज़ों को इसमें से पढ़ने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो पहला हमारा ओवरऑल द फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव्स ऑफ द इंडिपेंडेंस, सारे के सारे उन फीचर्स के बारे में जो इंडियन इकोनॉमी में ईव्स ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम में थे, एंड देन स्टेट ऑफ द एग्रीकल्चरल सेक्टर, देन इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड, डेमोग्राफिक प्रोफाइल, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और ये पहला चैप्टर जो है बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और बड़े अच्छे अच्छे कंटेंट इसमें है जो कि हमारी जानकारी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो पहला टॉपिक है हमारा ओवरऑल द फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव्स ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं इस पूरे कंटेंट को। तो इसमें कहते हैं द पीरियड प्रायर टू द ब्रिटिश रूल द इंडियन इकोनॉमी द वाइब्रेंट एंड द prosperous economy. On the agricultural front, it was a self-contained rural economy, where the cultivators themselves were the owner of the land. अगर हम बात करते हैं ब्रिटिश रूल के टाइम में, तो इंडियन इकोनॉमी की अगर बात करते हैं तो वाइब्रेंट और प्रॉस्पेरियस इकोनॉमी थी, मतलब बहुत बड़ी और बहुत प्रोग्रेसिव थी। तो नॉर्मली अगर देखें कि ऑन द एग्रीकल्चरल कहता ऑन द एग्रीकल्चरल फ्रंट, अगर एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो कहता है इट वाज अ सेल्फ कंटेन्ड रूरल इकोनॉमी वेयर एज द कल्टिवेटर देमसेल्फ वर द ऑनर ऑफ द लैंड। कहता है कि इट वाज अ सेल्फ कंटेन्ड द रूरल इकोनॉमी। अपने यहाँ पे ये क्या है, रूरल इकोनॉमी, यानी कि अगर इंडियन इकोनॉमी की अगर बात करते हैं तो ज़्यादातर वो गांव पे ही डिपेंड करती है, और इसमें ज़्यादातर जो कल्टिवेटर्स थे यानी कि जो फार्मर थे वो अपने लैंड के खुद ऑनर हुआ करते थे। इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज द फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट। हम बात कर रहे हैं अभी की नहीं, हम बात कर रहे हैं इट्स इंडिपेंडेंस के टाइम की, जब आज़ादी के आसपास की, थोड़ा सा पहले थोड़ा सा पीछे के समय में, ऐसे समझिए इसको। तो कहता है कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स थे उसमें ज़्यादातर जो वर्ल्ड वाइड फेमस था वो हमारा क्या था, हम जो इंडिया फेमस था वर्ल्ड वाइड अपने इंडस्ट्रीज़ में, वो था हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स, यानी कि वो प्रोडक्ट जो हाथ से बनाए जाते हैं। तो आवर एक्सपोर्ट एंजॉयड द ग्लोबल रेपुटेशन। हमारा जो एक्सपोर्ट था, हम दुनिया को क्या करते थे, अपने प्रोडक्ट को बेचने का काम करते थे। दुनिया भर में हमारी चीज़ों को बहुत ही प्रशंसा मिलती थी, बहुत ही अच्छी कंडीशन में हमारी चीज़ों को दिखाता था। द स्किल एंड द कॉटन textile were the famous for their fine quality, and the metal and the precious stone work were the famous for the excellent craftsmanship. अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ के जो स्किल की बात करें और उसका कॉटन टेक्सटाइल की बात करते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फेमस थी। किसकी वजह से? अपनी क्वालिटी की वजह से, अपने मटेरियल की वजह से, प्रीशियस स्टोन्स पे जो हो रहे थे वर्क, उनकी वजह से ये पूरी दुनिया में, यानी कि हैंडीक्राफ्ट जो हमारी थी या क्राफ्टमैनशिप जो थी हमारे, जो हाथों से लोग बनाने वाले थे, जो जनरेशन टू जनरेशन जो चीज़ें चली आ रही थी, उसकी वजह से ये पूरी दुनिया में क्या था, फेमस था। फिर बट द इवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल मार्क्ड अ बिगिनिंग ऑफ द सिस्टमैटिक एक्सप्लेनेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। लेकिन अगर हम ब्रिटिश रूल के टाइम में, जब ब्रिटिश आए तो क्या हुआ, तो उन्होंने क्या किया, हमारी इकोनॉमी को एक सिस्टमैटिक मैनर्स में एक्सप्लॉइट करने का काम करना शुरू कर दिया। यानी जो चीज़ें हमारी थी उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय करने का काम शुरू कर दिया धीरे धीरे। द एग्रीकल्चर सेक्टर वाज एक्सप्लॉइटेड एज अ सोर्स ऑफ द रिवेन्यू। एग्रीकल्चर को रिवेन्यू के सोर्स के रूप में देखा जाना शुरू कर दिया गया। द इंडस्ट्री सेक्टर्स वाज डिस्ट्रॉयड बाय द एक्सप्लोइटिंग द डोमेस्टिक मार्केट फॉर द ब्रिटिश प्रोडक्ट। उन्होंने क्या किया, इंडस्ट्री को ख़त्म कर दिया। उन्होंने कैसे ख़त्म किया, उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश प्रोडक्ट को के लिए इंडियन मार्केट को ओपन कर दिया। यानी कि इंडियंस अपने प्रोडक्ट को बेचने में बड़े प्रॉब्लम, क्योंकि ब्रिटिश प्रोडक्ट मैकेनिज्म के बेसिस पे होती थी और ज़्यादा सस्ती पड़ती थी। तो यहाँ पे एक रीज़न वो भी रहा
से उन्होंने क्या किया, जो इंडियन इकोनॉमी थी, इंडियन मार्केट था, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम किया। एक्सपोर्ट ऑफ द रॉ मटेरियल वाज द इनकरेज टू प्रमोट द सप्लाईज ऑफ द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। और उन्होंने क्या किया कि हम तमाम तरह की चीज़ें ऐसी आई, आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा भी, जिसकी वजह से बड़े सारे प्रॉब्लम्स आए हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज में। उन्होंने किया क्या कि हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज में एक्सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने इंपॉर्टेंस देना शुरू किया, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने का काम किया। और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने का सबसे बड़ा रीज़न क्या रहा कि वो जो एक्सपोर्ट मटेरियल है, रॉ मटेरियल जो एक्सपोर्ट करते थे, तो वो किसको करते थे, उन्होंने ज़्यादा जो प्रमोट किया, सप्लाई जो थी वो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ के लिए थी। यानी ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराने की बात थी। और फिर क्या था, इंपोर्ट ऑफ द ब्रिटिश goods was encouraged, giving the impute the industrial revolution than the happening in the Britain। अब उन्होंने क्या किया, इंडिया से रॉ मटेरियल ले लिया और ब्रिटेन से ज्यादा फिनिश गुड्स को मंगवाने का काम किया। यानी इंपोर्ट जो था वो ब्रिटिश गुड का था, उसको ज्यादा इंकरेज करने का काम किया, जिसका बेनिफिट क्या रहा, जो ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज डेवलप्ड हो रही थी उनको ज्यादा फायदा हुआ। यानी ब्रिटेन में इकोनॉमिकल रिवोल्यूशन बढ़िया रहा। देन ये भी owing the systematic exploitation of the agriculture and the industrial sector and the restricting of the India's foreign trade in the favor of the British economy, the India changed a vibrant economy into the stagnant and the backward economy। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि owing the systematic exploitation of the agricultural industries, एक सिस्टमैटिक मैनर्स में एग्रीकल्चरल को और इंडस्ट्रीज को एक्सप्लॉइट करने की वजह से, और सारा का सारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की सिचुएशन थी वो ब्रिटिश ओरिएंटेड होने की वजह से, जो इंडियन इकोनॉमी थी, जो कि पहले वाइब्रेंट, कहते हैं ना कि पहले बहुत बड़ी इकोनॉमी हुआ करती थी, बहुत अच्छी इकोनॉमी हुआ करती, वो धीरे धीरे क्या होगी, वाइब्रेंट इकोनॉमी से कन्वर्ट होके सेगनेंट का सेंस होता है ऐसी स्पीड या फिर ऐसी इकोनॉमी, सेगनेंट इकोनॉमी की हम बात कर ले वहां पे, तो ऐसी इकोनॉमी जिसमें स्पीड ही ना हो, अगर चल भी रही है तो जीरो की स्पीड से चल रही है। ठीक है, सेगनेंट या फिर बैकवर्ड इकोनॉमी उन्होंने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया। यानी कि अपनी जो सिस्टमैटिक पॉलिसीज थी एक्सप्लेनेशन की, उसको यूज करते हुए, उसको अप्लाई करते हुए उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को पूरी तरीके से बैकवर्ड और सेगनेंट इकोनॉमी में कन्वर्ट कर दिया। Thus, on the eve of independence, overall the features of the Indian economy was under। अब कौन कौन से फीचर्स रहे इस तरीके से, जो कंडीशन, छोटा एक शॉर्ट समरी आपको बताई गई, उसके हिसाब से क्या क्या करना है। सेगनेंट इकोनॉमी की अगर बात करते हैं तो इसमें कहना ऑन द ईव्स ऑफ द इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज कंप्लीटली अ सेगनेंट इकोनॉमी। आज़ादी की अगर बात करें या आज़ादी के टाइम की बात करें, ठीक है, तो उससे पहले जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया था, हमारी इकोनॉमी को पूरी तरीके से सेगनेंट इकोनॉमी में कन्वर्ट कर देते हैं। इंडियन इकोनॉमी पूरी तरीके से बहुत ही धीरे चलने वाली इकोनॉमी थी, ग्रोथ ही नहीं था। अ सेगनेंट इकोनॉमी इज द वन। अब सेगनेंट इकोनॉमी होती क्या है? अ सेगनेंट इकोनॉमी इज द वन विच शोज लिटिल और द नो ग्रोथ इन इनकम। सेगनेंट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जो क्या करती है, ये बताने काम करती है कि जो इनकम है उसमें बहुत ही कम ग्रोथ हो रहा है या कोई ग्रोथ ही नहीं हो रहा है। तो ये सिचुएशन चल रही थी। आगे अगर देखते हैं तो इसमें कहता भी क्या है, द ब्रिटिश गवर्नमेंट नेवर अटेम्प्ट टू एस्टिमेट द इंडियाज नेशनल एज पर कैपिटा इनकम। उन्होंने कभी इंडिया के पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम को बड़ा करने के बारे में सोचा ही नहीं, ज्यादा करने के बारे में सोचा ही नहीं, उन्होंने कभी उसके बारे में विचार नहीं किया। हाउएवर, तो दादा भाई नौरोजी, विलियम्स डिगीबाई, फैंजली, सैरेस, वीके आरवी राव एंड आरसी देसाई वर द सम नोटेबल individuals who attempt to estimate the India's national and per capita income। तो जब ब्रिटिश ने अटेम्प्ट नहीं किया, ब्रिटिशर्स नहीं सोच रहे थे, तो इसके बारे में कुछ लोग ऐसे थे जैसे दादा भाई नौरोजी, विलियम्स डिगी, फैंजली, शैरियस, फिर वी आर राव और आरसी देसाई जो थे, ये कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने ये माना कि इंडिया के नेशनल और पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट किया जाना चाहिए, उसको जानना चाहिए।
Of course, these estimates yielded the conflicting result. अब ये क्या था कि ये जो एस्टिमेशन थी कि ऐसा होना चाहिए, तो रिजल्ट इसका क्या था, कॉन्फ्लिक्टिंग था, बहुत क्लियर नहीं था. तो था क्या, कहते मोस्ट ऑफ द एस्टिमेट्स रिवेल दैट अ कंट्रीज ग्रोथ of the aggregate real output during the first half of the 20th century and was less the second half 2%, and the growth per capita output per year was the merge the 0.5%. अब देखा most of the estimate reveal that a country's growth of aggregate रियल आउटपुट, यानी कि जो कंट्रीज के ग्रोथ की अगर बात करें तो जो टोटल आउटपुट्स है उसके ऊपर ये कैलकुलेट किया गया. इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, पहले मतलब फर्स्ट हाफ में यानी कि मतलब 1925 तक की अगर बात करते हैं, तो जो 20th सेंचुरी की थी फर्स्ट हाफ की अगर बात कर लें तो 1950s की अगर बात करें तो उस समय जो ग्रोथ था वो कहता सेंचुरी वॉज लेस देन 2%. उस समय की जो फर्स्ट ग्रोथ रेट थी वो लेस देन 2% थी, 2% से कम थी. एंड द ग्रोथ पर कैपिटा इनकम, जो हर पर कैपिटा इनकम की, जो हर व्यक्ति की इनकम होनी चाहिए उसके ग्रोथ रेट की अगर बात करें तो 0.5% था, यानी कि बहुत ही कम था. 1% भी हमारी ग्रोथ रेट नहीं होती थी. स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग ऑफ अ पीपल द मेजरेबली लो, जो हमारे यहाँ के लोग थे उनकी लिविंग ऑफ अ स्टैंडर्ड कंडीशन थी जो बहुत ही क्या थी, वीक थी, बहुत ही लो थी. एंड द एपिडेमिक एंड द फैमिलीज वॉज the families were rearing the phenomena. अगर देखें तो सिचुएशन जो थी और भी क्रिटिकल होती चली जा रही थी. फिर हम बात करते हैं बैकवर्ड इकोनॉमी की. अगर बात करें तो बैकवर्ड इकोनॉमी क्यों, आखिर इंडियन इकोनॉमी बैकवर्ड इकोनॉमी क्यों? तो यहाँ अगर बात करें तो उस समय जब हम इट्स इंडिपेंडेंस आज़ादी से पहले की अगर बात करते हैं तो इंडियन इकोनॉमी वाज द बैकवर्ड इकोनॉमी ऑन द ईव्स ऑफ इंडिपेंडेंस. एंड इकोनॉमी इज कॉल्ड बैकवर्ड इकोनॉमी व्हेन इट हैज़ अ वेरी लो पर कैपिटा इनकम. यानी कि कोई भी इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी को तो बैकवर्ड इकोनॉमी बोला गया, लेकिन कोई भी इकोनॉमी बैकवर्ड इकोनॉमी तब कहलाती है जब उसका पर कैपिटा इनकम क्या हो, बहुत ही कम हो. और फिर कहता है इन 1947-48 द पर कैपिटा इनकम ऑफ द इंडिया वाज जस्ट 230 रुपीज. यानी कि अगर देखें तो इंडिया के लोगों का जो पर कैपिटा इनकम था वो कितना था, 230 रुपीज था. और ये भी कहते हैं ये एनुअल रिपोर्ट होती है ना कि मंथली रिपोर्ट होती है. फिर कहते थे द बल्क ऑफ द पॉपुलेशन वाज वेरी पुअर. बहुत बड़ी पॉपुलेशन क्या थी, बहुत ही गरीब थी. विदाउट सफिशिएंट फूड, क्लोथ एंड द शेल्टर. उनके पास न रहने का घर था, न उनके पास खाने को व्यवस्था थी, और न ही उनके पास पहनने को कपड़े थे. ऐसी सिचुएशन थी इंडियन पीपल्स की. फिर कहता वाइड स्प्रेड द अनएम्प्लॉयमेंट. और बहुत बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट थी, मतलब कह लीजिए कि ज़्यादातर लोग क्या थे, अनएम्प्लॉयड थे. रीज़न क्या था, आपको पता है कि जो हमारा एक्सप्लोनेशन चल रहा था, एक्सप्लॉइट कर दिया जा रहा था हमारी अपने इंडस्ट्रीज को, जिसमें कहता है कॉजेज बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. जिसका सबसे बड़ा रीज़न क्या था कि हर घर में लोग कुछ ना कुछ बनाते थे, कुछ ना कुछ स्किल लोगों के पास होती थी. अब अंग्रेजों ने क्या किया, उस पर बैरियर्स लगाने शुरू कर दिए. दुनिया भर के सिस्टमैटिक तरीके से उन्होंने क्या किया, फाउंडेशन लगाना, जिसकी वजह से लोग क्या कर रहे हैं, अपनी जो कल्चरल एक्टिविटीज़ थी या फिर कह लिए जो उनकी जनरेशन टू जनरेशन मूव करने वाले जो फैमिलीज वर्क हुआ करते थे या हैंडीक्राफ्ट स्किल जो था वो उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, उसको बंद करके एग्रीकल्चर की तरफ मूव कर गए. फिर क्या था, वॉज द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स द कंट्रीब्यूटिंग द पॉवर्टी. और ये क्या था, अनएम्प्लॉयमेंट इसी वजह से बढ़ा, और जो कि बहुत ही बड़ा कारण रहा पॉवर्टी के इंप्रूव होने का. थर्ड पॉइंट की बात करें, डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो एग्रीकल्चर को डोमिनेट कैसे किया गया. कहता है एग्रीकल्चर सेक्टर डोमिनेटेड द इंडियन इकोनॉमी एज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ द लिविंगहुड. अगर नॉर्मली अगर देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर डिनोटेड द इंडियन इकोनॉमी एज अ प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लिविंगहुड. एग्रीकल्चर सेक्टर इंडियन इकोनॉमी अगर देखें तो मेन सोर्स है, यानी कि उसके बगैर हम मतलब ज्यादातर लोग क्या है, एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है. फिर कहता है नियरली 72% ऑफ द कंट्रीज वर्किंग पॉपुलेशन वॉज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर. लगभग 72% जो लोग हैं इंडिया के वो क्या काम करते हैं, एग्रीकल्चर काम करते हैं. हाउएवर द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एग्रीकल्चर टू द जीडीपी वॉज द 50% वर्क. लेकिन इसकी 72% जो पॉपुलेशन काम करने के बावजूद जो जीडीपी में एग्रीकल्चरल का पार्टिसिपेशन है वो केवल 50% है.
कहता है इंडिकेटिंग द बैकवर्डनेस ऑफ द दिस सेक्टर्स, और जो साफ साफ ये बता रहा है कि जो एग्रीकल्चर वो कितना बैकवर्ड है, क्योंकि अगर हम 72% लोग, हमारी टोटल पॉपुलेशन का 72% लोग अगर एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, तो जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए वो ज़्यादा होनी चाहिए, जो कि ऐसा नहीं है, जिससे हिसाब से पता चलता है कि हम जो एग्रीकल्चर में वर्क करते हैं उसका हमें एज इट इज़ रिजल्ट नहीं मिलता जैसा हमारा लेबर होता है। तो फिर कहता है दिस सेक्टर सफर्ड फ्रॉम द लो प्रोडक्टिविटी ओइंग टू विच इट हैज़ द लो कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी। अब ये साफ साफ बता रहा है कि ये जो सेक्टर यानी एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो किससे सफर कर रहा है, लो प्रोडक्टिविटी से सफर कर रहा है, यानी प्रोडक्शन एक्टिविटीज ज्यादा यहाँ पे बेहतर नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो क्या जीडीपी में ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं कर पाता। हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन की अगर बात करें तो प्रायर द ब्रिटिश रूल द इंडस्ट्रियल सेक्टर्स इन इंडिया वॉज द वेल नोन एज अ हैंडीक्राफ्ट। अगर हम ब्रिटिश रूल के पहले की अगर बात करें, ठीक है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की अगर बात करें तो हमारी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर थी उसको ज्यादातर हैंडीक्राफ्ट सेक्टर के रूप में जाना जाता था, कहता बट इट वाज द सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉयड बाय द डिस्क्रिमिनेटरी ब्रिटिश पॉलिसीज। देखिए इसको क्या किया, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपनी फायदे को फोकस करते जो पॉलिसीज बनाई और दूसरे इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय करने का, मतलब इन्होंने क्या किया, डिस्क्रिमिनेटरीज पॉलिसीज बनाने का काम किया, जिससे हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी पूरी तरीके से क्या हुआ, डिस्ट्रॉय हो गई। फिर तो बाय द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस द स्मॉल स्केल एंड द कॉटेज इंडस्ट्रीज वर ऑलमोस्ट रन्ड। कहता है आज़ादी के टाइम की बात करें तो छोटे जो इंडस्ट्रीज होती हैं, छोटी छोटी जिसमें कम इन्वेस्टमेंट होता है, और साथ कॉटेज इंडस्ट्री जो घरों में हम करते हैं अपने, ठीक है, ओवर ऑलमोस्ट रन्ड, ये लगातार चल रही थी। द हैवी इंडस्ट्रीज शोड द ब्लीक ग्रोथ। लेकिन हैवी अगर हम बात करें बड़ी इंडस्ट्रीज की बात करें तो उनका ग्रोथ बहुत स्लो था। और ये भी कहता है एंड फॉर द बल्क ऑफ द कैपिटल गुड्स रिक्वायरमेंट, और उनके लिए क्या था, बहुत ज्यादा कैपिटल गुड्स की रिक्वायरमेंट थी, यानी कि ऐसे गुड्स जो मशीनरी के रूप में हम इंडस्ट्रीज में लगा सकते हो। और फिर कहता है वी वर द डिपेंडेंट अपॉन द इंपोर्ट्स ऑफ द ब्रिटेन्स, और जिसका अगर देखें तो हमको कैपिटल गुड्स के लिए हम किसके ऊपर डिपेंड थे, ब्रिटेन के ऊपर डिपेंड हो गए, यानी कि हम अपने यहाँ से रॉ मटेरियल उनको देते, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमें प्रोड्यूसर ऑफ द फिनिश गुड्स के बजाय प्रोड्यूसर ऑफ द रॉ मटेरियल में कन्वर्ट कर दिया था। तो हम उनको रॉ मटेरियल देते तो उसके बदले हम लेते क्या थे, हम उसके बदले कैपिटल गुड्स लेने का काम करते थे, जिसके लिए भी हम ज्यादातर कहाँ डिपेंड थे, ब्रिटेन पे ही निर्भर थे। हैवी डेवलपमेंट ऑन द इंपोर्ट्स की अगर बात करें तो कहते द कंट्रीज वाज द हैवली डिपेंडेंट अपॉन द इंपोर्ट्स particularly for the machinery and the related equipments of the production। तो नॉर्मली अगर देखें तो हम ज़्यादातर टेक्निकली कॉन्सेप्ट के लिए, इंडस्ट्रियल कॉन्सेप्ट के लिए हम इंपोर्ट्स पे ही डिपेंड थे, ठीक है, यानी कि अगर देखें तो हम कहीं ना कहीं से मंगाने का काम करते थे, हमारे पास कोई ऐसी स्किल नहीं थी कि हम इसको डेवलप करें। आर्म्ड फोर्स ऑफ अ कंट्रीज ऑल्सो डिपेंड ऑन द हैवीली ऑन द फॉरेन इंपोर्ट्स फॉर द मोस्ट ऑफ द डिफेंस इक्विपमेंट। डिफेंस इक्विपमेंट के लिए भी हम फॉरेन कंट्रीज के ऊपर डिपेंड थे। देन ये भी कहता है बिसाइड द सेवरल कंज्यूमर गुड्स लाइक स्विंग मशीन्स, मेडिसिन्स, कैरोसिन ऑयल, बाइसिकल एक्सेट्रा, और इसके साथ साथ कंज्यूमर गुड्स पे भी, जैसे इसमें साफ साफ लिखा हुआ है स्विंग मशीन जो सिलाई वाली मशीन होती है, इसके साथ मेडिसिन की हम बात करें, कैरोसिन ऑयल की बात करें, बाइसिकल की बात करें, ये सारी चीज़ों के लिए भी हम कहाँ थे, दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंड थे, हमारे यहाँ अपनी ये चीज़ें नहीं बनती थी। तो ये भी एक बड़ा सा रीज़न रहा है हमारी अपनी इकॉनमी के बैकवर्ड होने का। देन हम बात करते हैं लिमिटेड अर्बनाइजेशन की अगर बात करें, एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस द बल्क ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव्ड इन विलेज। आज़ादी के टाइम की अगर बात करें तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन कहाँ रहती थी, गांव में रहती थी। 1948 only the 14% of the population lived in urban areas while 86% lived in the rural area। 1948 के टाइम की अगर कैलकुलेशन की बात करें तो केवल 14% की पॉपुलेशन ऐसी थी इंडिया की जो शहरों में रहती थी। लेकिन जब हम बात करते हैं बाकी पॉपुलेशन की तो लगभग 86% पॉपुलेशन थी, वो कहाँ रहती थी, गांव में रहती थी। तो गांव में अगर देखें तो डेवलपमेंट के प्रोसीजर्स की अगर बात करते हैं तो वहाँ हमारे पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत लिमिटेड टाइम तक की जनरेट होती है, जो कि एक रीजन बनती है हमारे बैकवर्ड होने का। रूरल पॉपुलेशन लैक्ड अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड ऑफ द एग्रीकल्चर। अगर देखें तो एग्रीकल्चर के अलावा उनके पास दूसरी कोई अपॉर्चुनिटीज ज्यादातर नहीं हुई। दिस
कंपाउंडेड देयर पॉवर्टी, और जो क्या करता है उनकी गरीबी को और बढ़ाने का काम करता है। ये पार्टिसिपेशन में हो पाता है इस वजह से। सेमी फेडरल इकोनॉमी की अगर बात करें तो कहता है ऑन द ईव्स ऑफ द इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वॉज नाइदर द होली द फेडरल नॉर द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अगर देखें तो हमारी इकोनॉमी पूरी तरीके से ना तो सोशलिस्ट इकोनॉमी थी ना ही कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी इंडियन आज़ादी के टाइम तक भी। और भी कहते इट वॉज द मिक्सड इकोनॉमी और द सेमी फेडरल इकोनॉमी। अगर देखें तो हमारी इकोनॉमी क्या है, मिक्सड इकोनॉमी है जिसमें दोनों मिलते हैं, यानी कि सेमी फेडरल इकोनॉमी वो पूरी तरीके से फेडरल भी नहीं है, पूरी तरीके से कैपिटलिस्ट भी नहीं है। सच एन इकोनॉमी हैड द मिक्सचर ऑफ द फेडरलिस्टिक एंड द कैपिटलिस्ट मोड ऑफ द प्रोडक्शन। ये इकोनॉमी जो होती है मिक्सड इकोनॉमी वो क्या करती है, फेडरलिस्टिक एंड कैपिटलिस्ट दोनों को मिक्स करके प्रोडक्शन एक्टिविटीज को करने का काम करती है। उसकी ये होता है कि जरूरतें लोगों की पूरी हो लेकिन प्रॉफिटेबल सिचुएशन को फोकस करते हुए। फिर कहते हैं फेडरलिस्टिक मोड ऑफ द प्रोडक्शन लीड्स टू द लो प्रोडक्टिविटी एंड लो प्रोडक्टिविटी लीड्स टू बैकवर्डनेस। अब ऐसी सिचुएशन में क्या है, फेडरलिस्टिक की बात है, हम बात करते हैं अगर सोशल इकोनॉमी की बात करते हैं तो उस सिचुएशन में क्या है कि जो हमारी प्रोडक्टिविटी होती है वो लो होती है, क्योंकि हम सबको लेके चलते हैं। सारी इंडस्ट्रीज से पहले देखा जाए तो इंडियन इंडस्ट्रीज पे क्या कहते हैं बहुत सारे बैन लगा रखे थे। इवन आज़ादी के बाद भी वो बैन लगे हुए थे, पॉलिसीज इतनी हमारी टफ थी जिसकी वजह से हम जो एक इंडस्ट्री थी अपने मनमाने तरीके से प्रोडक्शन को नहीं कर पा रही थी। तो नहीं कर पाने की सिचुएशन में क्या थी, सारी इंडस्ट्रीज बराबर जो गवर्नमेंट डिसाइड करती उसी हिसाब से प्रोडक्शन करती और इसकी वजह से वो फुल कैपेसिटी को यूटिलाइज नहीं कर पाती। जब यूटिलाइज नहीं कर पाती तो कहीं ना कहीं वो हमारी इकोनॉमी में पूरी तरीके से पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकती थी जिस तरीके से वो कर सकती थी, जिसका एक रीज़न रहा कि हमारी अपनी इकोनॉमी जो क्या रही, बैकवर्ड इकोनॉमी में रही। अगर हम ओवरऑल ब्रीफली अगर इसकी हम स्टडी करते हैं तो नॉर्मली पाते हैं वी कैन स्टडी स्टेट दैट ऑन द ईव्स ऑफ द इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज द कैरेक्टराइज विद द लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडियन इकोनॉमी को किस तरह कैटेगराइज नहीं रखा गया, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इट वाज डेवलप्ड ओनली टू द एक्सटेंट इट कुड सर्व द कॉलोनियल इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और ये जो डेवलपमेंट इसका जो रहा उसका सबसे बड़ा रीजन क्या रहा कि जो भी इसमें डेवलपमेंट हुए वो पूरी तरीके से कॉलोनियल, जो अगर देखें तो ब्रिटिशर्स जो रूल कर रहे थे उनके इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से थे। और ये कहता है इफ रेलवेज, पोर्ट्स, पोस्ट एंड टेलीग्राम वाज डेवलप्ड दिस वाज द प्रमोट द प्रोसेस ऑफ द कॉलोनियल एक्सप्लोरेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अगर रेलवे की अगर बात करें, रेलवे को डेवलप किया गया, पोर्ट्स को डेवलप किया गया, पोस्ट्स टेलीग्राम वगैरह को डेवलप किया गया, तो इन सब का जो मेन मकसद था वो क्या था, इंडिया का एक्सप्लेनेशन करना, क्योंकि ये डेवलपमेंट अंग्रेजों ने किया था और वो सारी चीजें कॉलोनियल एक्सप्लेनेशन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने का काम था। इट वॉज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द प्रोटेक्शन एंड द प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश। और ये सारी इन सभी चीजों का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना और प्रमोशन प्रोवाइड करना, किसको, ब्रिटिश इकोनॉमी को, कहां से, रेदर देन द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के बदले ब्रिटिश इकोनॉमी को ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ देना। So dear students, in this video that's all. If you have any type of the doubt or the query, you should be consulted through the Google Classroom. Thank you.